प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का आज नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं उत्तर कलन के, हायर कैलकुलस के। पहला था हमारे पास लिमिट, अगला कंटिन्यूटी और थर्ड था डिफरेंशिएबिलिटी। आज चौथा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है मध्यमान प्रमेय, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यमान प्रमेय। क्या कहता है? तो किसी फंक्शन के बारे में बताएगा, कोई फंक्शन है इंटरवल ए बी के अंदर कोई फंक्शन कंटिन्यू है, तो उसके बीच में कहता है कि कोई ऐसा बिंदु मिलेगा जिसके ऊपर वो कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यानी वो मध्यमान प्रमेय का मतलब ये है कि जो बिंदु ए और बी है उसके बीच में कोई फलन मूव कर रहे हैं, तो उसके बीच में एक बिंदु निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो उस बिंदु के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, वो बिंदु क्या होगा और कैसे निकालते हैं। इंटरवल ए बी के अंदर ऐसा बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो मध्यमान प्रमेय बताएगा। इसमें 3-4 थ्योरम होगी। एक तो रोल्स थ्योरम्स आएगी, उसके बाद में लैग्रेंज और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आएगी। ठीक है, ये 3-4 थ्योरम होगी, तो इसी के बेस पे यानी ये निकालने के तरीके होंगे, इसी बिंदु को निकालने के तरीके होंगे। ठीक है, तो ये है मध्यमान प्रमेय। तो देखते हैं हम आज पहला जो थ्योरम कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, रोल्स थ्योरम। रोल्स ने क्या बताया था, वो सी बिंदु निकालने का एक तरीका बताया था। ठीक है, वो क्या तरीका है और देखते हैं क्या स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम की। तो रोल्स थ्योरम से मीन वैल्यू थ्योरम की चैप्टर का नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। मध्यमान प्रमेय। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, चौथा चैप्टर होगा। उसमें पहली थ्योरम आती है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, कोई फंक्शन एफ है और परिभाषित है किसमें, इंटरवल यानी एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स चर का। तो कहता है एक्स कोई बिंदु है इंटरवल ए और बी के में। ठीक है, और ये परिभाषित है, यानी परिभाषित है यानी डिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इंटरवल के अंदर सभी बिंदुओं पर फलन का मान परिभाषित है, यानी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तब कहता है क्या घटना घटेगी, नंबर 1 कि एफ एक्स कंटिन्यू हो इन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, नंबर 2 बी पॉइंट क्या कहता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी को छोड़ के बाकी सारे बिंदुओं के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। नंबर सी 3 क्या कहता है कि एफ जो बिंदु ए और बी है उसके ऊपर फलनों के मान एफ ए और बी के ऊपर फलन का मान एफ बी दोनों इक्वल हो, तब देन एक बिंदु मिलेगा इस इंटरवल ए बी के बीच में। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई है किसी भी फलन एफ एक्स के लिए इंटरवल ए बी के अंदर, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, तब कहता है एक ऐसा बिंदु सी मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट, इस प्रकार से कि एफ डैश सी पर उस बिंदु जो सी ए बी के अंदर मिलेगा तो उसके ऊपर फलन का मान 0 रहेगा। तो ये सी निकालने का तरीका रहेगा हमारा। ठीक है, मध्यमान में मैंने पहले ही बता दिया था कि सी निकालने के लिए बात करेगा वो। ठीक है, तो वो सी बिंदु जिसके ऊपर फलन का डेरिवेटिव है ना 0 हो, तो यानी फलन का डेरिवेटिव 0 उस बिंदु के ऊपर पहले से लेके चलते हैं तो वो सी बिंदु निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये है मध्यमान प्रमेय। इसकी स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, और प्रूव करना अभी तक तो नहीं आया, बट फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं थ्योरम को प्रूफ। फंक्शन एफ क्या है,
कंटिन्यू है, दे रखा है फंक्शन कंटिन्यू है इन ए बी इंटरवल ए बी। अगर ये फंक्शन कंटिन्यू है तो हमें पता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से क्या कि उसमें किसी बिंदु पर, किसी दो बिंदुओं पर उसका उच्चतम और निम्नतम मान भी मिलेगा, यानी उस फलन का उस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम और निम्नतम से निम्नतम मान मिलेगा, यानी वो फंक्शन बाउंडेड होगा। तो यानी डायरेक्ट लेकर आए एफ इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब कि उसके अंदर ए और बी के इंटरवल के अंदर दो बिंदु मिलेंगे जिनके ऊपर उस फलन का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा और उस इंटरवल के अंदर किसी बिंदु के ऊपर मिनिमम से मिनिमम मान आएगा। ठीक है, तो ये दो बिंदु हमें मिलेंगे और ये मध्यमान इस प्रमेय हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से हमें पता है कि दो बिंदु ऐसे मिलेंगे, तो उन बिंदुओं को हम क्या नाम देंगे, सुप्रीमम और इनफीमम। तो मैं मान लेता हूं कि किस बिंदु के ऊपर उस फंक्शन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान मिलता है और इसी इंटरवल के अंदर एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिसके ऊपर फलन का मान निम्नतम से निम्नतम रहेगा। ठीक है, तो उसको हम सुप्रीमम और इनफीमम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज मानते हैं तो मान लेते हैं कि वो दो मान क्या है ए और बी के बीच में, तो माना सी और डी ए बी में दो बिंदु हैं जिन पर फलन का मान सी के ऊपर हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मान है, बिंदु विद्यमान है। ठीक है, और वो सी और डी कैसे बिंदु है, सी के ऊपर फलन का मान क्या है, अधिकतम से अधिकतम, और उसको मैं कैपिटल एम से मान लेता हूं, और डी के ऊपर फलन का मान कम से कम है, निम्नतम, उसको मैं स्मॉल एम, यानी फलन का डी के ऊपर, यानी कोई बिंदु है ए बी इंटरवल के अंदर जिसके ऊपर फंक्शन का मान निम्नतम से निम्नतम आता है और उस सी के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो बिंदु, और यानी यही दो बिंदु है क्या है, बाउंडेड भी कहलाएंगे दो जो मान है। ठीक है, चलिए अब केस लेते हैं हम, जो ये स्मॉल कैपिटल एम और स्मॉल एम है ना, ये क्या फंक्शन का मान ही है, अधिकतम से अधिकतम और निम्नतम से निम्नतम। ठीक है ना, फंक्शन का इस इंटरवल के अंदर। लेट्स सपोज एक मिनट के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे, कि कोई फलन जा रहा है मतलब ऐसे, और इंटरवल हमारे पास ये है। ठीक है, और जैसे मैं ये मान लेता हूं, और यहाँ पर ये ए बिंदु है और ये हमारे पास बी बिंदु है, और इसके ऊपर तो एफ है, ध्यान देखो ए और बी के ऊपर फलन के मान इक्वल होने चाहिए, तो ये एफ ए होगा और ये एफ बी होगा। ठीक है भी, चलो, और सी और डी दो बिंदु कहां पर है, इस इंटरवल के अंदर सी और डी। मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु है सी, इसके ऊपर फलन का मान क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मैं ये कर लेता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। और इसको भी अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसके ऊपर है सी के ऊपर, और यहां पर फलन का मान ये हमारे पास बिंदु क्या है, डी है, डी बिंदु है जिसके ऊपर फलन का मान एफ डी है, एफ डी। एक मिनट भी, चलिए चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब यहां पर सिचुएशन क्या हो सकती है, सी और डी के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमम मैक्सिमम मान और डी के ऊपर फलन का मान मिनिमम से मिनिमम है। ठीक है ना, फलन हमें पता है कि डी मतलब थोड़ा सा ये नीचे है, तो इसके ऊपर फलन का मान जो है ना ये कम से कम है, और सी एफ सी मान है ना ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊंचाई के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं केस लेके चलता हूं नंबर एक, केस नंबर 1, क्या कि एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम इक्वल भी हो सकते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम इक्वल भी हो सकते हैं, दो केस भी, ये तो चलो ठीक है मैंने बनाए हैं एफ डी और एफ सी,
ये कैपिटल एम हो गया और एफ डी स्मॉल एम हो गया, ठीक है। ये कई बार इक्वल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कैसे? अगर ये फंक्शन कांस्टेंट हो, ठीक है ना, यानी ये फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी एक्स एक्सिस के समांतर चलता ही रहे। जैसे मैं थोड़ी सी आकृति बनाता हूं, ये रहा फंक्शन, तो यानी जैसे ये क्या है, ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ए और बी। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, तो यही तो मैक्सिमम रहेगा और यही मिनिमम रहेगा इनमें, है ना। और ये एफ ए हो गया और ये एफ बी हो गया, ठीक है। और इसी बिंदु के ऊपर फलन का मान, यानी ये सी हो गया और ये डी हो गया, इसके ऊपर फलन का मान एफ सी हो गया, इसके ऊपर फलन का मान एफ डी हो गया, और ये कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम था, तो यानी सारे इक्वल ही है, ठीक है। स्मॉल एम कैपिटल एम दो सारे ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो हमें पता है कि लिख देंगे एफ सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू एम कैपिटल एम, ठीक है। और या फिर ये लिख देंगे कि सभी मानों के लिए होगा ये x के मान सारे, यानी a और b के बीच में सारे मानों के लिए सारे मान इक्वल ही है, तो यहां पर एफ सी क्या लिखें, सभी मानों के लिए ही लिख देंगे। तो एफ एक्स यानी c क्यों लिख रहे हैं, d क्यों लिख रहे हैं, सभी बिंदुओं के ऊपर फलन का मान सेम आ रहा है, तो सभी मान x इज इक्वल टू यानी कैपिटल M मान लेते हैं, स्मॉल m मान लो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल m भी, क्योंकि एफ डी स्मॉल m के बराबर ही है, तो कौन सा भी ले लो, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, फॉर ऑल सभी x बिलोंगिंग टू a और b, सभी बिंदुओं पर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि दोनों डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स, तो राइट साइड में तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a एंड b, ठीक है। चलो अब x है, अब मैंने तो एक बिंदु c मिलना था, तो यानी इसके बीच में कोई ना कोई बिंदु c है, मतलब कोई भी बिंदु है c बीच में, a और b के बीच में कोई भी c, सभी नंबरों के लिए ये 0 आ रहा है, तो यानी इसमें कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर c है, तो यानी एफ डैश सी बी क्या रहेगा, जब x एफ डैश एक्स सभी नंबरों के लिए 0 है, तो कोई स्पेशल बिंदु अगर हम लेके चले उसके ऊपर भी क्या है, 0 रहेगा, ठीक है। तो अतः ये तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, और यही हमें करना था, एफ डैश सी 0 रहेगा, तो यानी एक सी बिंदु मिलेगा ए और बी के बीच में, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब बात ये आती है क्या कि हो सकता है ये स्मॉल एम और कैपिटल एम इक्वल ना हो, यानी उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान फलन का और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मान फंक्शन का इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ ऊपर नीचे होगा, मतलब, ठीक है। चलो ये तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए था, इसके लिए प्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन जैसे के लिए हम करेंगे, यानी ग्राफ इरेगुलर सा चल रहा है, तो वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मान भी मिलेगा, मिनिमम से मिनिमम मान भी मिलेगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, चलो देखते हैं। इसका हो गया। अब मैं करता हूं केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्मॉल एम कैपिटल एम इक्वल नहीं है, एफ ए और एफ बी दोनों ये तो इक्वल है ही, ठीक है। तो नाउ एफ ए, क्यों, ये तो गिवन है, एफ ए और एफ बी तो इक्वल होना चाहिए, एफ ए और एफ बी क्या है, दोनों ही इक्वल है, चलो ठीक है। और ये स्मॉल एम यानी इस इंटरवल के अंदर जो सुप्रीमम और इन्फिमम है वो भी इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ये ध्यान से देखिएगा क्या कि जो ये एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है, और एम क्या है वैसे, एक्चुअली में एम क्या है, एफ सी है, यानी ये कैपिटल एम है, और एफ डी डी बिंदु के ऊपर मिनिमम से मिनिमम मान आ रहा है वो स्मॉल एम है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यो एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम इन दोनों में से, यानी कि एफ ए और एफ बी के बराबर कम से कम एक तो नहीं होगा, क्योंकि उस फलन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान, भाई वो फंक्शन ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और इनके ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम मान भी निकला हुआ है फंक्शन का,
ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो स्मॉल m है वो fa के बराबर हो जाएगी, तो ये कैपिटल तो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चीज दोनों इक्वल नहीं है, दोनों पहले से ही लेके चल रहे हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो एफ सी और डी के ऊपर फलन का मान इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये दोनों एफ डी और एफ सी एफ ए और एफ बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक तो नहीं होगा। ठीक है ना भाई, ये हो सकता है कि ये और ये तीन इक्वल हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब या तो इस एफ ए से ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। चलो तो लिख देते हैं क्या इस केस के लिए कि आप यानी m है एफ सी तथा एफ डी में कम से कम एक एफ ए तथा एफ बी के समान नहीं है। समान नहीं है कम से कम, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हमने देख ली, तो ये समान नहीं है। तो इसका मतलब जो m निकला था वो c बिंदु पर से निकला था, और d यानी ये जो c और d है दोनों में से कोई बिंदु है ना वो a और b के बीच में है, मतलब कोई बिंदु है जिसके ऊपर c और d निकले हैं, मतलब fc और fd निकले हैं। ठीक है, तो ये c और d है ना इस इंटरवल a और b के बीच में है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो तो इसका मतलब ये जो खुद c और ये खुद d है ना वो b a और b के समान भी नहीं है। ठीक है ना, यानी इसके बराबर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन तो एक ही है, f है सभी में, और d के ऊपर फलन का मान m आया, fc के ऊपर अधिकतम से अधिकतम आया, बट बिंदु के ऊपर फलन का मान सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये c और d बिंदु भी सेम नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो C बिंदु है, मतलब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि C बिंदु है, मान लो अधिकतम से अधिकतम है, C है बिंदु A और B के बीच में लाई करेगा। ठीक है, भी बिंदु एक मिल गया क्योंकि इसके ऊपर फलन का मान अधिकतम से अधिकतम मिला है। ठीक है, तो यानी ये बीच में ही लिया, मतलब कहीं से कहीं इंटरवल ए बी के अंदर ही हमने लिया C बिंदु, और इसके ऊपर फलन का मान हमें पता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम मिला, तो यानी C बिंदु यानी A और B के बराबर तो नहीं है, लिख सकते हैं कि C A तथा B के समान नहीं है। जब इनके फलनों के मान समान नहीं है तो बिंदु भी समान नहीं होंगे, फलन तो एक ही है, समान नहीं है। तो इसका मतलब ए बी यानी जो सी बिंदु ए और बी से डिफरेंट है, और सी ए इंटरवल बी के अंदर लिया हमने, तो इसका मतलब सी ए बी के अंदर लाई करेगा। ठीक है भी, इसका मतलब सी बिंदु लाई कर रहा है ए बी के अंदर। अब इसने क्या कहा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। अब जो बिंदु सी है ना ए बी इंटरवल के अंदर है, तो इसके ऊपर अवकलनीय भी होगा। अब सी बिंदु ए बी के अंदर आ गया। ठीक है, अब कंडीशन नंबर बी से, अब बी से कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा सभी बिंदुओं के ऊपर, सभी बिंदुओं के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो सी के ऊपर भी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है अभी। ठीक है, ए और बी को नहीं लेना, डिफरेंशिएबल के लिए ए और बी नहीं लेना, और कंटिन्यू के लिए ए और बी भी लेना है, और अंदर के पॉइंट भी लेना। ठीक है, चलो तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब एफ डैश सी, यानी इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स आया, उसके अंदर एक्स की जगह सी रखा, तो वो देखते हैं कि क्या जीरो आ रहा है क्या। अब ये चीज देखेंगे एफ डैश सी जीरो के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करेगा, शुड बी एग्जिस्ट, यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा। चलो ठीक है, अब हमें पता है कि डिफरेंशिएबल है, तो किसी बिंदु के ऊपर यानी सी के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो सी की लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और सी के राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, तो एफ डैश एक्स, एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, तो यानी क्या होगा, एफ एक्स माइनस में एफ सी, सी बिंदु के ऊपर
यहां पर सी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी बिंदु के ऊपर, और x माइनस में सी, और इक्वल टू मतलब एफ डैश सी निकाला, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर सकता हूं, एफ डैश सी, और h टेंस टू जीरो, और ये क्या लिखेंगे, सी माइनस में h, x की जगह f है, सी माइनस में h माइनस में एफ सी, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, सी माइनस में h माइनस में एफ सी। तो यानी ये चीजों का डिफरेंस कितना होगा, यानी सी प्लस में सी माइनस में h और माइनस में सी करेंगे तो माइनस में h हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बराबर। अच्छा अब यहां पर ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड की, उसके बाद में राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एफ डैश सी और x टेंस टू सी पॉजिटिव, तो वो क्या बनेगा, h टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एफ सी प्लस में h माइनस में एफ सी बाई में, यहां पर c प्लस में h माइनस में, यानी प्लस में h होगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिएगा, जो c बिंदु आया है एफ सी बिंदु, सी बिंदु क्या लिया था मैंने, ऐसा बिंदु लिया है जिसके ऊपर फलन का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिएगा एक केस लड़ रहे हैं हम, एफ सी प्लस में एच, उससे बड़ा कौन होगा, एफ सी बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना, क्योंकि एफ सी क्या है, सी के ऊपर फलन का मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी सुप्रीमम आता है वैल्यू, ठीक है। और इसी प्रकार सी माइनस में एच, एफ सी माइनस में एच, वो भी क्या होगा, वो भी क्या है, एफ सी से छोटा ही होगा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी इसकी वैल्यू एफ सी पुट करेंगे, एफ सी ये भी बड़ा है और ये भी क्या है, सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा है, सी एफ सी माइनस में एच बड़ा है किससे, इससे बड़ा कौन है, एफ सी है, और एफ सी बड़ा है, तो इसका मतलब एक बात और भी है, थोड़ा सा मैं एक चीज और लिखना जा रहा हूं मैं, एस टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर रहा है ना, एस टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर रहे हैं, सी प्लस में एच और एस टेंस टू जीरो, हाँ एफ सी बड़ा ही होगा, सी प्लस में एच, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चीज बड़ी है, इसको इधर लेके आओ एक मिनट के लिए, थोड़ा सा पता लगेगा, एफ सी प्लस में एच माइनस में एफ सी जीरो से छोटा है, इसी प्रकार एफ सी माइनस में एच माइनस में एफ सी वो भी जीरो से छोटा है, हाँ ठीक है। यानी ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, देख लो चाहिए, जीरो से छोटी है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसमें माइनस एच में, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी एस टेंस टू जीरो यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी और एफ डैश एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, और एफ डैश सी और x टेंस टू सी पॉजिटिव, यानी लेफ्ट और राइट में हमें पता है कि ये वाली वैल्यू है ना, क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, इससे। बात समझे, मैं थोड़ी बात समझने की कोशिश करना, इसमें मतलब कुछ नहीं है यहां पर, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये कह सकते हैं ये फंक्शन जीरो से बड़ा होगा, और दूसरे वाला यहाँ ये नेगेटिव है और एच से एस टेंस टू जीरो, जीरो का नजदीक जा रहा है, यानी ये सारा नेगेटिव रहेगा, तो यानी ये क्या है, एफ डैश सी और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जीरो से नेगेटिव, यानी जीरो से यानी ऋणात्मक हो जाएगा ये, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऊपर वाले की,
और ये पॉजिटिव है ही, ठीक है। इसको मत देखो एक बार लिमिट, एच तो 0 के नजदीक जा रहा है तो धनात्मक ही, ठीक है, क्योंकि एच हमेशा धनात्मक होता है, जहां पर एच टेंड्स टू 0 धनात्मक ही होता है। तो ये तो पॉजिटिव है ही, ये नेगेटिव है तो ये सारा नेगेटिव, यानी सारा नेगेटिव है तो यानी 0 से छोटा रहेगा। और ये हमें पता है कि ये क्या है, नेगेटिव ही है, वहां से देखो नेगेटिव है, और नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ऊपर वाला भी और ये भी पॉजिटिव, तो यानी ये सारा धनात्मक ही रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। बट हमें पता है यहां पर क्या कहा था कि बिंदु एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है। एक बात थोड़ी ध्यान रखना, डिफरेंशिएबल है तो हमें पता है कि जो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यानी कह रखे हैं, यानी डिफरेंशिएबल एवर, यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी बिंदु के ऊपर तो उसका लेफ्ट डिफरेंशिएबल और राइट डिफरेंशियल इक्वल होना चाहिए। तो यानी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी पर भी, सी बिंदु है कोई बीच में, सभी बिंदुओं के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो आता है एफ डैश सी पर एक्स टेंस टू सी नेगेटिव इक्वल होना चाहिए एफ डैश सी और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यानी यहां पर तो एक तो धनात्मक आ रहा है एक ऋणात्मक आ रहा है, किंतु इक्वल भी 0 आ रहा है, तो यानी ये तो तब भी हो सकता है तब ये 0 के बराबर हो, ठीक है ना भाई, एक वैल्यू 0 से बड़ी है, एक 0 से छोटी है, ठीक है, और इक्वल टू 0 भी है, तो वो कब पॉसिबल हो सकते हैं इक्वल, जब 0 के बराबर हो गए, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है दोनों, तो यानी कब ये तभी पॉसिबल है जब इनका लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये चीज इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा और 0 के बराबर, विच इज ओनली पॉसिबल कब, इफ एफ डैश सी चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो इक्वल टू 0, यानी ये एफ डैश सी है ना, ये भी 0 के बराबर हो और ये भी क्या है 0 के बराबर हो, यानी इनमें दो केस चल रहे हैं ना, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें लेस देन इक्वल टू 0, तो इनमें एक केस ये भी है एफ डैश सी एक्स टेंस टू सी इक्वल टू 0 और एफ डैश सी एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव 0, यानी ये दोनों 0 के इक्वल होंगे ना, तब ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, ठीक है ना, अदरवाइज तो केस नहीं बन सकता। तो यानी इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0 ये मिल चुका है, तो यानी सी बिंदु हमें पहले से लेके चल पड़े थे तो उसका एफ डैश सी 0 आ गया है, ठीक है। तो ये रोल्स थ्योरम थी, और उसके बाद में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ये 2 नंबर की आ सकती है भाई, ठीक है। इसका ज्यामितीय मतलब क्या है, इस थ्योरम को थोड़ा सा ध्यान से करना भी, स्टेटमेंट ये बस और कुछ नहीं है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, तो उसने क्या कहा था, रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता था, कहता है कि रोल्स थ्योरम लगाएंगे तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। कौन कौन सी, फंक्शन कंटिन्यू है ए बी इंटरवल के अंदर और डिफरेंशिएबल है, उसके बाद में एफ ए और एफ बी इक्वल है, ठीक है ना, तो ये हम ड्रा करते हैं, ये तीनों कंडीशन, ये ए है और ये बी है, तो ये कोई फंक्शन चल रहा था ए ले बी, आगे चलता जा रहा था, मतलब कोई भी जो भी है, इसके ऊपर फलन का मान एफ ए इक्वल है, ए बिंदु है ये बी बिंदु है, इसके ऊपर एफ बी है, तो एफ ए और एफ बी क्या है, इक्वल है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है, ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू है, और इस सभी बिंदुओं के ऊपर फलन का मान अवकलनीय है, यानी कुछ न कुछ मान आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल किनमें, ए बी इंटरवल के अंदर, और कंटिन्यू किसमें है, ए बी इंटरवल के अंदर, ठीक है, कंटिन्यू भी है। चलिए, तो यानी ये तीनों कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, तो हमें बताया था क्या कि इसके अंदर एक ऐसा बिंदु सी मिलेगा जिसके ऊपर एफ डैश सी निकालेंगे तो वो एफ डैश सी निकलेगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, इस बिंदु के ऊपर ये एफ एक्स था हमारे पास पहले, और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश सी हो गया, एफ डैश
x आ गया और f डैश के अंदर बिंदु c के ऊपर, तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, f डैश c 0 होने का मतलब, या f डैश c 0 होने का मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब इस बिंदु के ऊपर f डैश c, यानी डेरिवेटिव ने 0 वैल्यू दी है, यानी जो उसका टेंजेंट है ना एक्स एक्सिस के साथ 0 का कोण बना रहा है, और 0 का कोण यानी एक ऐसी रेखा खींचनी है जो एक्स एक्सिस के साथ 0 का कोण बना रही है। 0 का कोण बनाएगी तो वो हमेशा पता है कि एक्स एक्सिस के समांतर ही होगी। तो इसका मतलब मीनिंग क्या निकला हमने कि एफ डैश सी अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो टेंजेंट है, दिस मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मतलब निकला भाई। यानी जिस बिंदु के ऊपर ये हमारे पास टेंजेंट खींचेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट अगर है और एक्स एक्सिस के समांतर हैं तो एक्चुअली में टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन में dx, या फिर m, या टेंजेंट थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के साथ थीटा 0 बनाने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर ही तो है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो यानी dy बाई dx इज इक्वल टू 0, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब f डैश x भी 0, और कोई x की जगह c रख देते हैं तो f डैश c भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के समांतर कोई रेखा जो भी होगी उसी के बारे में वो बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी इस बिंदु के ऊपर यहां पर तो f डैश c 0 आया था, तो इसका मतलब ये तो टेंजेंट है, यानी ये रेखा टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है 0 आ रही है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर ही है, ठीक है। तो दिस मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बस, ठीक है। तो यानी इसका मतलब f डैश c ही तो है वो टेंजेंट, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बस ये बातें हमने करनी थी इसके अंदर, ठीक है भी। उसके बाद में हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि बिंदु एक सी मिले, ए और बी के बीच में कई बिंदु भी मिल सकते हैं। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, जैसे यानी यहां पर बी है और ये ए है, इसके ऊपर फलन का मान और इसके ऊपर एफ ए और इसके ऊपर फलन का मान एफ बी। तो यहां पर देखिएगा एक तो ये बिंदु मिल गया और एक ये बिंदु है, ये अधिकतम वैल्यू दे रहा है। थोड़ी सी और भी इसको पीक बना सकते हैं, ले भी, ये भी अधिकतम बना रहा है, ये भी अधिकतम बना रहा है, तो इस बिंदु के ऊपर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, और यहां पर भी निम्नतम से निम्नतम है तो वहां पर भी टेंजेंट बनेगा, वो भी एक्स एक्सिस के समांतर रहेंगे, ठीक है। तो यही बात हमने कही है इसमें। और केस फैल कहां पर हो जाते हैं कि भी हो सकता है कि किसी इंटरवल के अंदर, मैं थोड़ा सा केस फैल की बात बता देता हूं कि ये ग्राफ बन जाए, जैसे इसके ऊपर फलन का मान ये a है और ये b है, इसके ऊपर फलनों का मान 1 है, बट यहाँ पर एक बिंदु c है, इसके ऊपर c पर तो फलन का मान a अनंत की तरफ चल रहा है, तो यानी केस फैल हो गया, यानी c के ऊपर केस फैल हो गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, x इज इक्वल टू c पर s तक यानी कंटिन्यू नहीं है। दूसरा केस फैल मतलब दूसरी प्रॉपर्टी यानी डिफरेंशिएबल ना हो। डिफरेंशिएबल ना होने का मतलब क्या होगा कि यहां पर हमारे पास एक पीक पॉइंट बन जाए, तो इसके ऊपर भी क्योंकि टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस ये बन सकता है कि ये बन जाए, तो यानी एफ ए और एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए और एफ बी, तो यानी 3 केस फैल हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये रोल्स फॉर्म ये कहता है कोई एक भी केस फैल हो गया ना तो सी नहीं निकलेगा, बात ये है सी बिंदु हमें नहीं मिलेगा, एक भी केस फैल होगा, कम से कम एक केस फैल होगा। तीनों के तीनों ही अगर सेटिस्फाई करेंगे, यानी कंटिन्यू भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, एफ ए और एफ बी के ऊपर फलन का मान इक्वल भी होना चाहिए, तब सी मिलेगा, अदरवाइज सी नहीं मिलेगा इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। तो ये बातें कही थी, और अगर इनमें से एक प्रॉपर्टी भी फैल होगी तो वो सी बिंदु नहीं मिलेगा, ठीक है भी। बस ये थी हमारी रोल फॉर्म, इसके कल एग्जांपल करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको पता ही कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोई अगर आपको दिक्कत आए
तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भी, या फिर पर्सनली मिल सकते हैं कि भी हमें यहाँ से कोई समझ में नहीं। और कोशिश ये करके तो वीडियो को आप बैक करके थोड़ा सा स्लो मोशन में करके आप देख सकते हो, तो हो सकता है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू।